बैजू अपने परिवार के साथ मुंबई में एक पुराने से घर में बहुत सालों से रह रहा था। इस बार जब से उसको डेंगू हुआ, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। हर वक्त हाथ पैर में दर्द की वजह से करहाता रहता। पत्नी शारदा बच्चों को स्कूल भेजकर घर का सारा काम निपटाती। मोती कुत्ते को दूध रोटी देकर फिर काम पर जाती। एक दिन जब वो काम पर पहुंची तो आज कितनी देर लगा दी। तुम्हें पता है बच्चों को तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे ही पसंद है। जल्दी करो। मालकिन, सारी तैयारी है, बस अभी झट से बना दूंगी। शारदा ने हाथ धोकर तुरंत छोले चढ़ा दिए और तैयारी करने लगी। आधे घंटे में छोले तैयार हो गए। भटूरे बनाने लगी। बच्चों ने भटूरे खाए तो मम्मी, मुझे टिफिन में भी छोले भटूरे चाहिए। शारदा दीदी के हाथ के छोले भटूरे मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है। पहले तुम लोग खा लो, टिफिन के लिए बना दूंगी। शारदा, तुम अपनी एक छोले भटूरे की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? सब तुम्हारे छोले भटूरे के दीवाने हैं। मालकिन, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? इच्छा तो हमारी भी यही है। देखो, कुछ पैसों की तो हम भी मदद कर देंगे, पर हमारा खाना तुम्हें बनाना होगा। उसकी तरफ से आप निश्चिंत रहे, इस बार मैं खुद सोचती हूँ। उस दिन जब शारदा घर आई तो बैजू बहुत बेचैन था। जब से वो बीमार पड़ा था तब से उसको शारदा का काम पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। शारदा, तू काम छोड़ क्यों नहीं देती? काम तो छोड़ दो, पर कैसे सबका पेट पालेंगे? तुम भी बीमार पड़े हो। हम अपनी खुद की छोले भटूरे की दुकान ना खोल लें? तू कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है। शारदा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, आज ये कैसा संजोग है कि यही बात मालकिन ने भी कही और तुम भी कह रहे हो। मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। रानी और गोलू के स्कूल में मेरी थोड़ी जान पहचान है। मैं कल वहाँ बात करके आता हूँ कि उनके स्कूल के बाहर थोड़ी जगह मिल जाती तो वहीं दुकान बना लेते। मैं कैसे इतना सब कर पाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा है। आज रात शारदा को नींद नहीं आई। एक बार दुकान खुल जाती तो पैसा ही पैसा होगा, तब तो एक एक चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। बैजू भी ठीक होकर मेरे साथ दुकान पर ही बैठा करेगा। दूसरे दिन बैजू स्कूल गया। थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद जगह का इंतजाम हो गया। शारदा, जगह का इंतजाम हो गया। अब दुकान खोलने के लिए पैसे का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। आज ही मालकिन से बात करूंगी। शारदा जहाँ जहाँ काम करती थी सब जगह से पैसे उधार लिया और दुकान खोल दी। सुबह 5 बजे उठ जाती और 2 कोठियों का काम निपटा आती, फिर दुकान पर चली जाती। कुछ ही समय में उसकी दुकान चलने लगी। घर में पैसे आने लगे तो बैजू का इलाज भी ठीक से हो गया। मोती दिन भर दुकान पर ही बैठता। सभी ग्राहक उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन, अब तो मैं भी ठीक हो गया हूँ, तो काम पर जाने से पहले दुकान खोल दिया कर। भटूरे बनाकर मैं ही बेच दिया करूँगा। सुबह सुबह बहुत से काम करने वाले मजदूर मिस्त्री खाने के लिए भटकते रहते हैं। बात तो ठीक कह रहे हो। उससे तो अच्छा है कि मैं अब कोठी वाले काम छोड़कर पूरी तरह से यही धंधा करूं। अब तो हमने सबके पैसे भी चुका दिए हैं, बल्कि तुम बगल में एक चाय की टपरी डाल लो। बड़े पते की बात कही है तूने। दोनों ने मिलकर टपरी का इंतजाम किया और अगले हफ्ते ही चाय की टपरी खोल दी। छोले भटूरे की दुकान सुबह 7 बजे खुल जाती तो सारे मजदूर वहीं आकर खाते। अब कौन चूल्हा जलाए और रोटी बनाए, उनकी खूब आमदनी होने लगी। मैं सोच रही हूँ बच्चों का दाखिला किसी अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूल में करवा दिया जाए। कोठी के बच्चों की तरह हमारे बच्चे भी गिट-पिट अंग्रेजी में बात करेंगे। हाँ, लेकिन हमारे बच्चों का दाखिला होगा कैसे? दोपहर को शुक्ला जी आता है ना छोले भटूरे खाने, उसकी जान पहचान कई स्कूलों में है। उसी से बात करते हैं, वही करवाएगा। उस दिन शारदा ने उस शकुंतला से बात चलाई। अरे हाँ भाई, मैं दोनों का दाखिला अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवा दूंगा। बस हमें रोज गरम गरम छोले भटूरे मिल जाए। ये भी कोई कहने की बात है। एक हफ्ते में थोड़ी बहुत भाग दौड़ी के बाद बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में हो गया। कुछ साल बीत गए। अब बच्चे बड़े हो गए थे। उन्होंने अपनी पक्की दुकान भी बनवा ली थी। अब दोनों साथ साथ छोले भटूरे और चाय बेचते थे। एक दिन, मम्मी, हमें इस झोपड़ी पट्टी में नहीं रहना है। सारे बच्चे कोठी में रहते हैं। हम कम से कम किराए के घर में तो रह ही सकते हैं। यहाँ कितनी बदबू आती है। हाँ बेटा, हम घर खरीद रहे हैं।
जरूर जल्दी ही शिफ्ट कर लेंगे। सच माँ, तुमने हम लोगों से बताया क्यों नहीं? हम तुम्हें बता देते तो तुम लोग अपने पड़ोस में सबको बता देते। और अभी मुंह बंद ही रखना जब तक हम वहाँ पहुँच न जाए। रानी और गोलू बहुत खुश हुए। 1 महीनों में ही उन्होंने अपना छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें आ गए। छोले भटूरे की दुकान के साथ साथ चाय की टपरी भी खुश चल रही थी। एक दिन उनका पुराना पड़ोसी राधे श्याम आया। बैजू, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। 5,000 रुपए दे देते तो हम भी अपने एक चाय पकौड़े की दुकान खोल लेते। मेरे ही बगल में दुकान खोल लेगा तो मेरी चाय कौन पिएगा? ये तो वही बात हुई कि मियाँ की जूती मियाँ के सर। इतनी रकम कहाँ बचती है भैया? अभी तो घर खरीद लिया, एक भी पैसा नहीं है। रहने दो, कहीं और से व्यवस्था करनी होगी। उसके जाते ही अब सबकी नजरें हम पर हैं। सब सोचते हैं बड़ी आसानी से हम पैसे कमा रहे हैं। पिछले 5 सालों में हमने कितनी मेहनत की है हम ही जानते हैं। हमने दिन को दिन नहीं समझा। तो सारी सारी रात मसाले बनाया करती थी, मैं मैदा गूंदता रहता था। छोड़ो, भी मना कर दिया ना बस। दूसरे दिन सुबह सुबह बैजू की दुकान पर बहुत भीड़ थी। तभी राधे श्याम कुछ लोगों को लेकर आ गया। जरा हमें भी छोले भटूरे खिलाना भाई। थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी तो पहले से ही बहुत बिगड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई छोले भटूरे नहीं बना सकता? तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। चलो भाइयों चलो, हम दूसरी जगह खाने चलते हैं। इनकी दुकान हम बर्बाद करके रहेंगे। देखो भाई, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। जिसको जहाँ खाना है खाएगा। पता नहीं क्यों ताव दिखाता है। हमारे लिए तो हमारे रोज वाले ग्राहक भगवान है। इनका क्या है, कभी कभी आ जाएंगे, इनसे थोड़ी हमारी दुकान चलती है। शारदा की बात सुनकर सभी ग्राहक खुश हो गए। जय जयकार सभी करने लगे। देखो बहन, अगर वो आदमी ज्यादा ताव दिखाता है तो हम उसकी मरम्मत कर देंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ भाई, आप लोगों की बूते पर मैं भी रोशनी बनी बैठी रहूंगी। दूसरे दिन जब बैजू और शारदा अपने दुकान खोलने गए तो देखा उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ। वजह चिंतित होने के वजह उन्होंने जाकर राधे श्याम के पास नामजद रिपोर्ट करवा दिया। कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? हुजूर, कल सबके सामने वो हमें डरा धमका कर गया था। दरअसल उसने मुझसे उधार मांगा था, मैंने मना कर दिया था, इसीलिए भुना बैठा है। थानेदार ने बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज की। उसने बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन सुबह आने का वादा किया। शारदा और बैजू जब दुकान पर आते थे तभी राधा श्याम दुकान के पीछे पड़ा करहा रहा था और उनका कुत्ता मोती उसकी पेट मुंह में रखकर हाँफ कर रहा था। मोती, तूने आखिरकार चोर पकड़ ही लिया। अभी थानेदार साहब आते ही होंगे, उन्हें प्रमाण मिल जाएगा। थानेदार को सबूत मिल गया था। उन्होंने राधे श्याम को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद बैजू और शारदा ने कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। देख शारदा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमारी छोले भटूरे की दुकान इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग हमसे दुश्मनी करेंगे। अब हम गरीब नहीं है बैजू। राघव एक बहुत गरीब आदमी था। वो अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम सुहानी था। सुहानी जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी और राघव ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि सुहानी को उसकी माँ की कमी महसूस न हो। एक दिन सुहानी, ओ सुहानी, उठ जा बेटी, सुबह हो गई है, नाश्ता कर ले। आइए नाश्ता कर लीजिए, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी आते हैं। सुहानी को आने तो दो, सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। सुहानी फ्रेश होकर आती है और वो तीनों मिलकर एक साथ नाश्ता करते हैं। चलो सुहानी, अब तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर देती हूँ। ठीक है माँ। सुहानी स्कूल चली जाती है और राघव अपने खेत पर चला जाता है। रानी घर पर अकेले बैठकर, नाम रानी और काम नौकरानी वाला, अब जाके छुटकारा मिला है। इन दोनों ने तो पूरा दिमाग खराब कर रखा है। रानी जरा ये ला दो, रानी जरा वो ला दो, मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। जब देखो काम काम काम। सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। सुहानी के स्कूल से आने के बाद उसकी माँ अपने रूप असली रंग में आ जाती है और सुहानी से चिल्लाकर कहती है, आ गई महारानी, चल
जा घर साफ कर, जल्दी पोंछा मार, बहुत गंदा हो गया है। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रही हो? पहले तो तुमने कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की। ज्यादा माँ माँ कहा ना तो तेरा ये गला दबा दूंगी। चल जा, जो कहा है वही कर। सुहानी को ये सब बहुत बुरा लगता है, पर उसे समझ आ जाता है कि उसकी सौतेली माँ उसकी असली माँ जैसे नहीं है, और वो रोते रोते कहती है, हमें तो लगा था कि तुम हमारा बहुत ख्याल रखोगी, पर तुम तो बिल्कुल वैसे हो ही नहीं जैसे मेरी माँ थी। चल चल, ये मगरमच्छ की आंसू मुझे मत दिखा, समझी? और जाकर घर की सफाई कर। सुहानी रोते रोते घर की सफाई करने लगती है। काम करते करते उसको भूख लग जाती है। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने स्कूल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया। क्या कहा? तुझे खाना दूं? ढंग से सफाई कर नहीं रही है और तुझे मैं खाना दूं? हाँ, जब देखो तब खाती ही रहती है। चल जा, अभी खाना नहीं दूंगी। तभी राघव घर वापस आ जाता है और सुहानी को देखकर कहता है, अरे सुहानी, तुम्हें काम किसने करने को कहा? चलो आओ, खाने का वक्त हो चुका है, हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। राघव को अचानक देखते ही रानी बोलती है, अरे हाँ राघव, देखो ना, ये जब से स्कूल से आई है तब से साफ सफाई में ही लगी हुई है। मैं भी यही कह रही थी कि जाओ हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, पर ये तो मेरी एक भी नहीं सुनती। सुहानी चुपचाप ये सब सहती रहती है और ऐसे ही उसके साथ अत्याचार होता रहता है। रानी उसे एक ही टाइम का खाना देती थी और हमेशा उसे घर का काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे रानी, जाओ सुहानी को दूध दे दो, रात हो गई है। ठीक है जी। बड़ी आई दूध पीने वाली, अभी बताती हूँ इसे। सारे दूध में पानी मिलाकर रख दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे पीती है। रानी दूध में पानी मिलाकर सुहानी को दे देती है। ये लो, दूध पी लो, काम चोर कहीं की। माँ, इसमें तो पानी मिला है, तुमने दूध में पानी मिला दिया, ऐसा क्यों करती हो माँ? मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। रानी सुहानी के साथ हमेशा ऐसे ही करती थी। वो उसे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा अच्छा दूध खुद पी लेती थी। हे भगवान, तुमने मेरी माँ को क्यों छीन लिया मुझसे? ये मेरी माँ नहीं है, ये तो मेरी सौतेली माँ है जो मुझे प्यार ही नहीं करती और मुझसे सिर्फ काम ही करवाती है। जा और लकड़ी काट कर ले आ, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। ठीक है माँ। सुहानी अकेली जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, मेरी सौतेली माँ मुझे खाना नहीं देती, ऊपर से मेरे दूध में पानी मिलाकर मुझे दे देती है। कम से कम खाना नहीं तो दूध दे देती, पर वो तो उस दूध में भी पानी मिला देती है। इतना कहते ही सुहानी वहाँ से जा ही रही होती है कि वहाँ एक साधु को पेड़ के नीचे जप करते देखती है। अचानक साधु के पास एक सांप आ जाता है जो साधु को काटने ही जा रहा होता है कि तुरंत सुहानी सांप को वहाँ से भगा देती है और उससे साधु बाबा की आंखें खुलती है। बेटी, आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा धन्यवाद। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। ये तो मेरा फर्ज था साधु बाबा। तुम बहुत ही नेक लड़की लगती हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत परेशानी है। कहो बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? साधु बाबा, मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, पर वो सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और खाना भी नहीं देती। रात होती है तो दूध में पानी मिलाकर मुझे पीने दे देती है। अब आप ही बताओ, मैं कैसे परेशान ना रहूं? बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहते ही वो अपने जादुई मंत्र से एक जादुई गाय सुहानी को दे देते हैं और कहते हैं, बच्ची, तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ दूध में पानी मिलाकर तुम्हें दे देती है। ये एक जादुई गाय है। इस गाय से तुम जब भी दूध मांगोगी तब ये गाय तुम्हें अच्छा दूध देगी। और याद रहे, जब भी तुम इससे दूध मांगो तो साफ दिल से मांगना। अगर कोई इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता तो वो दूध काला हो जाता है, इसीलिए ये बात याद रखना। ये सुनकर सुहानी बहुत ही खुश हो जाती है और वो जादुई गाय को अपने घर ले आती है
और अपने पिता से कहती है, पिताजी देखो, मुझे एक साधु बाबा ने जादुई गाय दी है और कहा है कि तुम इससे जितना भी दूध मांगो ये जादुई गाय तुम्हें दे देगी। क्या, एक जादुई गाय? अरे वाह, चलो बेटी, अब हमें दूध खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। अगली सुबह सुहानी जादुई गाय के पास जाकर कहती है, जादुई गाय, मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे तुम पीने के लिए दूध दे दो। सुहानी की बात सुनकर जादुई गाय उसे दूध दे देती है। ये देखकर सुहानी की सौतेली माँ खुद से कहती है, अरे ये तो जादुई गाय है, एक काम करती हूँ, सुहानी के स्कूल जाने के बाद जादुई गाय के पास जाकर मैं भी उसे दूध मांगूंगी। सुहानी वो दूध पीकर स्कूल चली जाती है और उसकी सौतेली माँ वैसे ही जादुई गाय के पास जाकर उसे कहती है, जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। ये सुनकर जादुई गाय सफेद दूध की जगह काला दूध दे देती है और काला दूध देखकर रानी कहती है, अरे ये क्या, ये तो काला दूध है, पर सुहानी के पास तो सफेद दूध था। मैं फिर से इस जादुई गाय को कहती हूँ, जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। वो जादुई गाय फिर से काला दूध दे देती है। उसे ये बात पता नहीं होता कि जो भी उस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता, वो जादुई गाय उसे काला दूध दे देती है। जब सुहानी स्कूल से घर आती है और काला दूध देखकर समझ जाती है कि उसकी सौतेली माँ ने ही इस जादुई गाय से दूध मांगा होगा। क्या हुआ माँ, तुम इस जादुई गाय से दूध मांगना चाह रही थी? तुम्हें बता दूं कि जो भी इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध मांगता है उसे ही वो अच्छा दूध देती है, पर तुमने इससे साफ दिल से दूध नहीं मांगा, इसलिए इसने तुम्हें काला दूध दिया। ये सुनकर रानी को बहुत ही बुरा लगता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो सुहानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे पिताजी से भी माफी मांगती हूँ। अब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, तुम मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर तुम्हें समझ तो आया। ऐसे ही रानी राघव से भी माफी मांग लेती है और वो तीनों मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। उस जादुई गाय के कारण उसकी सौतेली माँ सुहानी की असली माँ जैसे ही हो जाती है। पंकज एक गरीब लड़का था। वो अपने 8 वर्षीय बेटे राजू के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। राजू को पंकज ने एक सरकारी स्कूल में डाल रखा था। वो स्कूल बहुत ही दूर था। पंकज उसको अपने साथ ही स्कूल लेकर जाता था और साथ ही स्कूल से लेकर आता था। पंकज छोटे मोटे काम करके ही अपना गुजारा कर रहा था। पापा जल्दी चलो, अगर देर हो गई तो मुझे पीछे बैठना पड़ेगा और पीछे पंखे की हवा नहीं आती है, अब गर्मी बढ़ती ही जा रही है। हाँ बेटा रुक, अभी बस तेरा लंच पैक कर देता हूँ। लंच में भी आप मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं देने वाले, वही सूखी रोटी और मुक्का प्याज। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे लजीज खाना नहीं खिला सकता। रोटी और प्याज खाकर गुजारा करना पड़ रहा है, अब सब्जी हमारे नसीब में कहाँ है भला। कोई बात नहीं पिताजी, मुझे आप रोटी और प्याज ही दे दीजिए। राजू और पंकज स्कूल के लिए चल पड़ते हैं। स्कूल पहुंचकर राजू के अध्यापक पंकज को रोकते हुए कहते हैं, देखो पंकज, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, पर तुमने 3 महीने से उसकी फीस नहीं भरी है, जिसकी वजह से हमें उसको स्कूल से निकालना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं जानता हूँ मास्टर जी, अभी मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, जिस वजह से मैं राजू की फीस देने में असमर्थ हूँ। 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए, मैं पूरे पैसे आपको दे दूंगा, पर उसे स्कूल से मत निकालिए। राजू को पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, राजू होनहार विद्यार्थी है, इस वजह से हम तुम्हें 1 महीने की मोहलत और देते हैं। अगर तुमने समय पर फीस नहीं जमा की तो हमें मजबूरन राजू को स्कूल से निकालना पड़ेगा और ये राजू के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगले दिन फिर से राजू और पंकज स्कूल के लिए रवाना होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक आइसक्रीम वाला दिखता है। देखो पापा, कितनी अच्छी आइसक्रीम लग रही है, मुझे तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम चाहिए, प्लीज दिला दो ना। नहीं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला सकूं। मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपए है। पापा, मुझे आप 1 ही रुपए दे दीजिए, मैं उसी से आइसक्रीम खरीद लूंगा। गर्मी कितनी तेज हो रही है,
जैसा तेरा मन करे वैसा कर। ये ले 1 रुपए। राजू 1 रुपए लेकर आइसक्रीम वाले के पास जाता है, जहाँ पर उसका 1 रुपए देखकर आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। अरे भाई, आजकल 1 रुपए में भला कौन सी आइसक्रीम आती है? 10 रुपए से कम कोई आइसक्रीम नहीं है। जाओ यहाँ से जाओ, यहाँ कोई लूट नहीं मची हुई है आइसक्रीम की। भैया बहुत गर्मी हो रही है, एक आइसक्रीम दे दो ना। आइसक्रीम वाला राजू को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। राजू रोता हुआ पंकज के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। पंकज उसे समझा बुझाकर स्कूल ले जाने के लिए तैयार करता है। रास्ते में तेज धूप होने की वजह से वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। हमारे पास तो यही पड़े हैं जो हमें छाया देते हैं, और हम इनकी छाया से अपने आप को ठंडा महसूस करते हैं। हमें भला कोई आइसक्रीम थोड़ी ना देगा, ये तो अमीरों की शौक है। दोनों वहाँ पर थोड़ा आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु महाराज आते हैं और पंकज की ओर देखते हुए कहते हैं, बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? पिताजी, मैं तो रोज रोटी और मुक्का प्याज खाता रहता हूँ। आज मुझे लगता है साधु महाराज को उन रोटियों की ज्यादा जरूरत है, अभी बस्ते से निकाल कर देता हूँ। पर वो रोटियाँ तो तुम्हारी हैं, अगर तुम साधु महाराज को दे दोगे तो भूखे रह जाओगे। पिताजी, आज उसकी जरूरत इन साधु महाराज को ज्यादा है। हमारे मास्टर जी ने सिखाया है कि हमें किसी को भूखे नहीं रखना चाहिए, और अभी तो सुबह हुई है और साधु महाराज को बहुत तेज भूख लग रही होगी, तो उन रोटियों की जरूरत पहले साधु महाराज को ही है। पंकज और राजू खुशी खुशी साधु महाराज को रोटी खिला देते हैं, जिसकी वजह से साधु महाराज उनसे बहुत खुश होते हैं और राजू के उदासी चेहरे को देखकर कहते हैं, मैं तुम्हारी सब दुविधा जानता हूँ बेटा, ये लो छतरी, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम्हारे खाना खिलाने से मेरी भूख शांत हो गई है। मेरे पास और कुछ तो नहीं है, बस ये एक छतरी है, इसे तुम रख लो। साधु महाराज की कृपा समझकर वो छतरी को अपने पास रख लेते हैं। कुछ दिन तक वो उस छतरी का कोई प्रयोग नहीं करते। फिर एक दिन दोपहर को बहुत तेज धूप होने की वजह से पंकज राजू से कहता है, राजू, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो साधु महाराज की ये छतरी लेकर जाओ, जिससे तुम्हें धूप कम लगेगी। हाँ पापा, अब तो हमारे पास छतरी है। राजू जैसे ही उस छतरी को खोलता है तो उसमें बहुत सारी आइसक्रीम लटक रही होती है। ये देखकर राजू को बहुत आश्चर्य होता है। पापा, ये देखो कितनी सारी आइसक्रीम। ये इतनी सारी आइसक्रीम इस छत्ते में से कैसे लटक रही है? ये तो साधु महाराज का छत्ता है ना। मुझे लगता है साधु महाराज को हमारी समस्या पता थी, इसीलिए उन्होंने इस छत्ते में इतनी सारी आइसक्रीम रख दी। मेरा आइसक्रीम खाने का मन था ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। जरा मुझे ये ऑरेंज वाली आइसक्रीम खिलाना तो सही, मैं 2 चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाऊंगा। वो दोनों 2 आइसक्रीम तोड़ते हैं, पर उनकी खुशी का तब और भी ठिकाना नहीं रहता जब टूटी हुई आइसक्रीम की जगह पर एक नई आइसक्रीम फिर से लटकने लगती है। वो जितनी आइसक्रीम तोड़ते उतनी आइसक्रीम उस छत पर वापस लग जाती। ये तो कमाल हो गया। हमने बाबा को बस 2 सूखी रोटी खिलाई थी, उन्होंने तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी। अब हम जी भर के आइसक्रीम खा सकते हैं। पंकज और राजू जी भर के आइसक्रीम खाते हैं और फिर भी आइसक्रीम खत्म नहीं होती। तो पंकज राजू से कहता है, राजू, ये तो जादुई आइसक्रीम छत्ता लगता है, इसमें से तो आइसक्रीम खत्म ही नहीं हो रही है। हमें ये आइसक्रीम गरीब बच्चों में बांट देनी चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चे आइसक्रीम खाने में असमर्थ होते हैं, और इस छतरी से तो हम कितनी भी आइसक्रीम खा सकते हैं। ये छतरी तो हमें आइसक्रीम देती ही रहेगी। हाँ पापा, मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ, सबको मैं तरह तरह की आइसक्रीम दूंगा। बहुत मजा आने वाला है अब तो। राजू अपने सभी दोस्त को बुलाकर जी भर के आइसक्रीम खिलाता है और जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त खुश होते हैं। अब पंकज और राजू रोज गरीब बच्चों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम बांटते थे और वो ठंडी आइसक्रीम पूरा दिन बच्चों को गर्मी का एहसास नहीं होने देती थी, जिसकी वजह से मोहल्ले के सभी लोग आराम से रह रहे थे। उन पर गर्मी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये तो कमाल ही हो गया बाबूजी, ऐसी आइसक्रीम तो मैंने कहीं नहीं देखी। ये आइसक्रीम तो गर्मी को मार रही है, इसमें तो हम गर्मी के प्रकोप से बच जाएंगे। इसको खाने से तो तरोताजगी महसूस होती है और धूप भी नहीं लगती है। पंकज अब जितनी चाहे उतनी उस छतरी से आइसक्रीम मांग सकता था।
वो एक साइकिल पर तरह तरह की आइसक्रीम रखकर बेचने के लिए चल देता है और 1 रुपए में सारी आइसक्रीम बेच देता है, जिससे सभी लोग उससे आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। आइसक्रीम का स्वाद भी सभी आइसक्रीम से बहुत अच्छा होता है, इसलिए अमीर लोग भी उससे आइसक्रीम खरीदते हैं। उसकी आइसक्रीम के लिए लंबी लाइनें लगी हुई होती है। ये देखकर पंकज बहुत खुश हो जाता है। राजू बेटा, देखो हमने आइसक्रीम बेच बेच कर कितने पैसे कमा लिए और अब हम अमीर बनने वाले हैं। आज हमारे पास अपना खुद का मकान है और खुद की गाड़ी भी है। अब हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। पंकज और राजू अपनी आइसक्रीम छतरी को पाकर बहुत खुश थे और उससे भी ज्यादा खुशी उन्हें लोगों की मदद करने में मिल रही थी। श्याम एक गरीब परिवार से था। उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक खेत का टुकड़ा था जिस पर ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। दुनिया के पास इतने खेत होते हैं और मेरे पास सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, और वो भी पहाड़ के पास, जिस वजह से उस पर ढंग से धूप भी नहीं आती और इसीलिए मेरे खेत में पैदावार भी बहुत कम होती है। वो ऐसे ही उदास होकर बैठा हुआ था, तभी एक व्यक्ति वहाँ से निकलता है। क्या भैया, आज खेत पर नहीं जाना है क्या? खेत पर जाकर क्या करूँगा? मेरा खेत तुम्हारी तरह थोड़ी ना है जो उस पर हर समय फसल होती रहे। मुझे तो इंतजार करना पड़ता है, जो बचता है उससे अपना पेट भरना पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें कैसा खेत देकर गए हैं? इससे अच्छा तो खेत होता ही नहीं। कम से कम दिल को तसल्ली तो मिलती रहती कि खेत नहीं है। तुम्हारे खेत की होना ना होना एक बराबर है। शाम को उसके पड़ोसी भी इसी तरह से बोल के चले जाते थे। एक बार वो खेत पर जा रहा था, तभी उसको हरी नाम का एक पड़ोसी मिला। श्याम, कोई फायदा तो है नहीं तेरे खेत पर जाने का। इतनी फसल तो होती नहीं कि तू उसका कोई फायदा उठा सके। जैसा भी है, मेरा खेत है, तू मेरे खेत पर क्यों नजर गड़ाए रहता है? मैं तुझसे कह रहा हूँ, मेरी बात मान जा और ये खेत मुझे बेच दे। मेरा खेत तेरे खेत से लगा हुआ है और मुझे अपना खेत बड़ा करना है। कहीं और लूंगा तो वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अगर तू अपना खेत मुझे दे देगा तो यही खेत बड़ा हो जाएगा। और मैं भी तुझसे कह चुका हूँ कि मुझे ये खेत नहीं बेचना, क्योंकि ये मेरी माँ बाप की आखिरी निशानी है। अरे तुझे इस फैसले के लिए पछतावा होगा, वो तो समय बताएगा। श्याम मेहनत करके खेतों में फसल उगाता है और उसकी फसल काफी अच्छी हो जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। भगवान की कृपा से अब की बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो पक्का फसल से मुनाफा ही होगा। अगर इसी तरह मेरी फसल होती रही तो साल भर पेट भरने के लिए अनाज मिल जाएगा। अच्छा, तो अब की बार श्याम की फसल अच्छी हुई है, पर इसको मुनाफा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं फसल को बर्बाद कर दूंगा। इसको इतना परेशान कर दूंगा कि इसको अपना खेत छोड़ना पड़े। जब रोटी के लिए लाले पड़ जाएंगे तब मैं देखूंगा कि कब तक ये अपने खेत को बेचने की नहीं सोचेगा। हरी श्याम के परेशान करने के नए नए तरीके निकालता है, पर श्याम हरी की सारी चालाकियों को पहचान जाता है और उनसे निकलने की कोशिश करता रहता है। अरे ये तो इतनी ढीठ है कि ये तो हर समस्या का निदान ढूंढ लेता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपना खेत छोड़ने के लिए नहीं मानेगा। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जो इसको अंदर से तोड़ दे। वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर खेत के बराबर में खड़े पहाड़ पर पड़ती है और उसकी आंखें चमक जाती है। मिल गया उपाय। अब तो शाम को ये खेत छोड़कर ही जाना पड़ेगा। हरी उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता है और एक औजार से उस पहाड़ को काटना शुरू कर देता है। उसके पहाड़ काटने से बड़े बड़े पत्थर कटकर शाम के खेत में गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद होने लगती है। हरी रोज रात को अब ऐसा किया करता था। हे भगवान, ये पत्थर अपने आप क्यों मेरे खेत में गिर रहे हैं? आज तक इस पहाड़ से एक भी पत्थर नहीं गिरा और अब ये बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं। इससे पहले मेरी फसल अच्छी नहीं हुई थी तो कोई परेशानी नहीं थी। इस बार फसल अच्छी हुई है तो ये नई परेशानी आगे आ गई है। पर वो हार नहीं मानता और पत्थरों को उठा उठा कर साइड में रखता रहता है। एक रात शाम अपने खेतों में पानी लगाने के लिए वहीं रुक गया तो उसने देखा कि हरी पहाड़ को काटकर खेतों में पत्थर गिरा रहा है। इस हरी ने तो हद ही कर दी। ये मुझे परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ता, पर मैं भी ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने खेतों की रक्षा करना चाहूंगा।
श्याम उदास होकर वही पत्थरों पर बैठ जाता है, क्योंकि वो हरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। हरी की ऊंची पहुंच थी, उसकी वजह से वो अगर हरी को कुछ कहता तो उसको मुंह की खानी पड़ती। इस वजह से वो शांत होकर वहीं पर बैठकर एक पत्थर पर सोचते सोचते कुछ कुरेदने लगता है। अरे ये क्या, मेरे बार बार पत्थर घिसने से इसमें तो एक आकृति बन गई है। अब मेरे मन में एक विचार आया है कि क्यों ना मैं इनसे मूर्तियां बनाऊं, क्योंकि पहाड़ काटना तो मेरे बस की बात है नहीं। पर अब हरी ने इतने महंगे औजारों से पहाड़ काटा है तो इसका उपयोग तो मैं कर ही सकता हूँ। श्याम एक मूर्ति की कल्पना करके उन पत्थरों पर आकर बनाता है, जिसकी वजह से वो एक मूर्ति का आकार ले लेती है। इस तरह से वो पत्थरों की मूर्तियां बनाने लगता है और उसकी मूर्तियां बहुत अच्छे दामों पर बाजार में बिकने लगती है। भगवान, तूने मुझे कितना अच्छा उपाय दिया। मैं तो तुझे वैसे ही कोसता रहता था। तूने हरी से ये पत्थर कटवाकर मुझे एक मूर्तिकार बना दिया। अब मैं खेतों में फसल भी उगाऊंगा और मूर्तियों को भी बनाऊंगा। मुझे अब हरी से कोई शिकायत नहीं है। श्याम अपने कार्य में सफल होता रहता है, जिस वजह से हरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पत्थर काटना बंद कर देता है। अब श्याम दोबारा से अपने खेतों में अच्छी तरह से फसल उगाता है और पहाड़ कटने की वजह से अब उसके खेतों में अच्छी धूप भी आया करती थी, जिससे उसकी फसल भी अच्छी होने लगी थी। श्याम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, पर फिर भी तुमने बड़े संयम के साथ इस समस्या का निदान किया। नहीं यार, तुमने तो मेरी मदद की है। अगर तुम ये पहाड़ नहीं काटते तो मैं एक अलग प्रयास कैसे करता और मेरे खेत में धूप कैसे आती। तुम्हारा तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने इतना अच्छा कार्य किया। श्याम हरी को माफ कर देता है और वो दोनों हंसी खुशी एक साथ मिलकर खेती करते हैं और मूर्तियां बनाते हैं। अब दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। अब श्याम की खेती भी बहुत अच्छी तरह से होती है, जिसकी वजह से उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है और वो एक संपन्न व्यक्ति बन जाता है। गरीबी दूर होने पर उसकी एक अच्छी लड़की से शादी भी हो जाती है और वो अपना वैवाहिक जीवन हंसी खुशी जीने लगता है। रामू की मोमोज की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। वो अपनी झोपड़ी में मोमोज बनाता और बाजार में आकर बेचता था। उसकी छोटी दुकान थी, पर वो चलती बहुत थी। पर वो दुकान एक होटल के सामने थी और उस होटल का मालिक इस बात से हमेशा नाराज रहता, क्योंकि उसके ग्राहक रामू के पास चले जाया करते थे। क्या बात है, आजकल हमारे ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। आपको तो पता ही है कि उस सामने वाले मोमोज बहुत ही टेस्टी होते हैं, जिसकी वजह से सब उस रामू की दुकान पर ही चले जाते हैं। इस तरह से तो हमारे होटल को बहुत घाटा हो जाएगा। तुमने इस रामू को रोका नहीं? सर, रोका तो बहुत है, पर वो हटता ही नहीं है। उसको बहुत मना किया कि यहाँ पर अपनी मोमोज की दुकान ना लगाने के लिए, पर वो कहता है कि सबको जीने का अधिकार है, वो दुकान नहीं हटाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको। पंकज गुस्से में उसके पास जाता है और उसे वहाँ से दुकान हटाने के लिए कहता है, पर रामू अपनी दुकान हटाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी दुकान को बहुत अच्छी तरह से चला रहा था। पंकज अगले दिन सीधा उसकी झोपड़ी में जाता है और उसको ललकारता है। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसेरने चाहिए। अपनी औकात से बढ़कर चादर से बाहर पैर निकालोगे तो पैर तोड़ दिए जाएंगे, इतना समझ लेना। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अब तुम कुछ भी समझ सकते हो, पर मैंने तुम्हें आने वाले समय से अवगत करा दिया है। फिर ना कहना कि मैंने आगाह नहीं किया। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अगले दिन पंकज उसकी दुकान को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से रामू बहुत परेशान हो जाता है और अपने मोमोज को कहीं दूसरी जगह पर चादर बिछाकर बेचने लगता है, जहां पर उसे ग्राहक नहीं मिलते। ना जाने इन अमीर लोगों को हम गरीबों को परेशान करने में मजा क्यों आता है। मैं अच्छी भली वहां पर दुकान चला रहा था, पर उसने मेरी दुकान को तबाह कर दिया। मैं गरीब इंसान अब कहाँ जाऊं भला। अपनी दुकान को यहीं पर लेकर बैठता हूँ, क्या पता कोई ग्राहक आ जाए। ले देकर एक ही दुकान थी, वो भी हमसे छीन गई। हम तो रोड पर आ गए, अब हम क्या करेंगे? कमला, रात हो गई है, बेटे को लेकर घर जाओ। मैं ये बचे हुए मोमोज बेच कर आता हूँ, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे
और हमारा जो पैसा लगा है वो भी डूब जाएगा। अब तो हमें और मेहनत करके अपनी दुकान को बढ़ाना होगा। रामू कमला को घर भेज देता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। उसकी दुकान चद्दर पर लगी हुई होती है, इसलिए उसकी दुकान पर कोई नहीं आता। बाजार उठने लगता है और वो अकेले बाजार में मोमोज बेचता रहता है। लगता है आज खाली हाथ ही घर वापस जाना पड़ेगा। ना जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। रात भी बहुत हो गई है, पूरे बाजार में कोई नहीं दिख रहा है। भला मेरे मोमोज क्या ही बिकेंगे। वो जैसे ही सामान उठाने लगता है तभी एक तेज रोशनी से एक राक्षस उसके सामने प्रकट होता है। वो उसे देखकर डर जाता है और राक्षस उसे कहता है, डरो मत, मैं चांद पर रहने वाला एक प्राणी हूँ। मैंने पृथ्वी पर मोमोज की बेहद चर्चा सुनी है और मैंने ये भी सुना है कि तुम बहुत अच्छे मोमोज बनाते हो। क्या तुम मुझे मोमोज खिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामू उस राक्षस को मोमोज खिलाता है, जिससे वो बहुत शौक से खाता है और बहुत पसंद करता है। वो रामू से कहता है, ये मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट है। हमारे चांद पर ये सारी चीजें नहीं मिलती। आज मेरी शादी की सालगिरह है और मैं अपनी पत्नी को कुछ अच्छा खिलाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चांद पर चलो और मेरे परिवार को अपने हाथों से मोमोज खिलाओ। राक्षस उसका हाथ पकड़कर उसे चांद पर ले जाता है, जहाँ पर रामू राक्षस के परिवार को मोमोज खिलाता है, जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। सभी रामू को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इतने में वो राक्षस जो जमीन पर गया था वो सामने आता है और उनसे कहता है, आज मैं अपने परिवार को एक अच्छी खुशी दे पाया हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अपनी सालगिरह पर तुमको एक भेंट देना चाहता हूँ। कैसी भेंट? हमें तुम्हारे मोमोज इतने पसंद आए कि हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर अपने मोमोज की खेती करो और हम सबको रोज मोमोज खिलाओ। मैं यहाँ पर एक चांद का टुकड़ा तुम्हें खेती करने के लिए देता हूँ। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु मैं अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता। मेरा परिवार पृथ्वी पर रहता है और मुझे अपने परिवार के पास जाना है, इसीलिए मैं आपका ये सौदा मंजूर नहीं कर सकता। रामू परिवार के कारण सौदा ठुकरा देता है, जिसकी वजह से सभी शांत हो जाते हैं। तभी राक्षस आगे बढ़कर उसको एक आईना देते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम अपने परिवार के बारे में इतना सोचते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये एक आईना देता हूँ। ये जादुई आईना है। इस आईने से तुम पृथ्वी पर आ जा सकते हो। चांद पर मोमोज की खेती करके यहाँ से पृथ्वी पर ले जाकर बेच सकते हो। इससे तुम अपने परिवार के साथ भी रह सकते हो और हमें भी मोमोज खिला सकते हो। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होता है और आईने की मदद से पृथ्वी पर पहुंचकर कमला को सारी बात बताता है। आज तक हमने चांद आसमान में देखा था, अब हम चांद पर जाकर खेती करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो ये हमारे लिए हानिकारक साबित होगी। ये बात किसी को पता ना चले। रामू आईने की सहायता से चांद पर जाता और वहां से मोमोज की खेती करके मोमोज लाकर पृथ्वी पर बेचता है, जिससे उसका व्यापार बहुत बढ़ने लगता है। सब उसके चांद की खेती के मोमोज खाकर बेहद खुश होते हैं। ये बात जब पंकज को पता चलती है तो वो भी एक रात आईने की मदद से चांद पर पहुंच गया। अच्छा, तो ये बात है, यहाँ पर इसके मोमोज की खेती हो रही है। मैं इस केमिकल से इसके सारे मोमोज को खराब कर दूंगा। ना रहेंगे ये मोमोज और ना इसका व्यापार बढ़ेगा। पंकज अपने हाथ में रखे केमिकल को मोमोज की खेती में डालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो मोमोज उसको अपने अंदर कैद कर लेते हैं और एक मक्खी बनाकर बाहर भेज देते हैं, जिससे वो चारों तरफ घूमता रहता है। एक बार जब रामू खेती करने आता है तो वो पंकज को मक्खी के रूप में पाकर दुखी होता है और मोमोज से कहता है, तुम सब ने मेरा मुसीबत में बहुत साथ दिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी अच्छाई एक गलत काम से मिट्टी में मिल जाए। तुम पंकज को पहले जैसा जीवन दे दो, नहीं तो तुम में और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मोमोज दोबारा से उस मक्खी को अपने अंदर समेट लेते हैं और पंकज को बाहर निकाल देते हैं। पंकज वहां से भाग खड़ा होता है
और दोबारा कभी रामू के रास्ते में नहीं आता। इस तरह से रामू मोमोज की सहायता से लोगों की सेवा भी करता रहता है और उनको बेचने से जो पैसा मिलता है वो गरीब लड़कियों के विवाह में लगाता है और जिसको पैसे की जरूरत होती वो उसकी मदद भी करता है।